शब्बीर ने एक औरत की सोख्ता लाश देखी है। लाश के दावेदारों ने पुलिस को चकरा कर रख दिया था। ये लाश किसकी थी और क्यों जलाई गई थी, ये वाकया शब्बीर ने चिनियोट में देखा था। पुलिस वैन एक झटके से एक बड़े से गेट के सामने रुकी तो उसमें से पुलिस एहलकार इस तरह कूदकर बाहर निकले जैसे कोई इमरजेंसी हो। ये गेट एक बड़े से अहाते का गेट था। गेट बंद था। पुलिस एहलकार दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गए और अंदर से गेट की कुंडी खोल दी, जिसके बाद मजीद पुलिस एहलकार अंदर चले गए। चादर डालो। पुलिस एहलकार आगे बढ़े और फिर एक लाश पर चादर डालकर शहादतें जमा करने लगे। जमाल, एक काम करो, सबसे पहले तो यहाँ शवाहिद इकट्ठे करो, ठीक है? उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। और हाँ, जब तक कोई वाली वारिस इसका नहीं आ जाता ना, इसको सख्त खाने में रखवाओ। राइट सर। हेलो जी सर। हाँ सर, एक लेडीज की लाश है, जली हुई है सर। लाश को उठाकर वैन में रखा गया और वैन मुर्रा खाने की तरफ रवाना कर दी गई। इस वाक़े के बाद शब्बीर ने देखा कि कुछ पुलिस एहलकार थाने में सर जोड़कर बैठे हुए थे। कोई वाली वारिस आया इस लाश का? नो सर, अभी तक तो कोई नहीं आया। तुम एक काम करो, तमाम थानों में जाके मालूमात करो, हो सकता है किसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई हो। राइट सर, मैं देखता हूँ। ये एक औरत की जली हुई लाश थी। थाना चनाब नगर ने सिटी पुलिस को इत्तला दी कि एक 60 साला मूंदा बीबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। अभी पुलिस 60 साला मूंदा बीबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले से राब्ते की कोशिश ही कर रही थी कि इस दौरान मुर्रा खाने के बाहर एक औरत रोती पीटती पहुंच गई। क्या हुआ बीबी? कहाँ आ रही हो? क्यों रो रही हो? बेटा, कल रात से मेरी बेटी शबाना घर नहीं आई है। बहुत तलाश किया, मुझे अंदर जाने दो। बीबी, ये किसी बड़ी उम्र की औरत की लाश है। आपकी बेटी की उम्र क्या थी? 18 साल। जाओ बीबी, ये किसी और की लाश है। बेटा, अल्लाह के वास्ते देख लेने दे, मैं जरा मुतमईन हो जाऊंगी। अच्छा जाओ जाओ, अंदर जाओ। क्या यार। थोड़ी देर में औरत मुर्रा खाने से बाहर निकली। क्या हुआ बीबी, क्या हुआ? अरे मैं लूट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरी बेटी को किसी ने जला के मार दिया मेरी बेटी को किसी ने। बीबी, आप कैसे बोल सकते हो कि आपकी बेटी है वो? मेरी बेटी ने जो कपड़े पहने हुए थे, उसका छोटा सा पीस मैं उसे देख के पहचान ली, वो मेरी बेटी थी। अच्छा, आप बात सुने, आप सब्र करें, सब्र से काम लें। आए आप मेरे साथ आए। अल्लाह, मेरी बेटी ने मेरी बच्ची को किस जालिमों ने मार दिया। चिनियोट के इलाके सगीर कॉलोनी की रिहायशी अनवरी बीबी थाने में अपना बयान रिकॉर्ड कराती देखी गई थी। अनवरी ने जो बयान दिया था वो कुछ इस तरह था। इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर के सामने फर्नीचर का कारखाना है, उसमें शायद हम का लड़का काम करता है। उसने मेरी बेटे के साथ चक्कर चलाया हुआ था। फिर? इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है, मेरा दिल कहता है वही है मेरी बेटी के खातिर। अनवरी के बयान के बाद पुलिस चकरा कर रह गई थी। जिस लाश को अनवरी अपनी 18 साला बेटी बता रही थी, पुलिस के ख्याल में उस लाश की उम्र कम से कम 60 बरस थी, मगर अनवरी दावा कर रही थी कि लाश पर जले हुए उसकी बेटी के कपड़े थे। अब पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार था। शब्बीर ने देखा कि अस्पताल के एक कमरे में थानेदार मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। इस दौरान एक लेडी सर्जन रिपोर्ट लिए कमरे में दाखिल हुई तो थानेदार एहतरामन खड़ा हो गया। थानेदार साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की एज तकरीबन 60 साल थी। पहले उसको गला दबा के मारा गया है, फिर उसके बाद आग लगाई है। ये लीजिए रिपोर्ट। थैंक यू सो मच। लेडी डॉक्टर रिपोर्ट देने के बाद तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद थानेदार भी रिपोर्ट हाथों में लिए बाहर निकला तो 60 साला मूंदा बीबी के लवाहिकीन ने थानेदार को घेर लिया। थानेदार साहब, ये लाश हमारी है, सुंदर बीबी की। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है? देखिए, आप थोड़ी देर बाद थाने आ जाएं।
लाश आपको मिल जाएगी अगर ये लाश आपकी है तो, बाकी तफसील वहीं दे देंगे हम आपको। थानेदार हिदायत देकर चला गया और मूंदा बीबी के लवाहिकीन बैन करने लगे। लाश मूंदा बीबी ही की थी, लवाहिकीन के हवाले कर दी गई थी, मगर पुलिस के सामने अब भी एक सवाल मौजूद था और वो मुअम्मा बन के खड़ा हुआ था कि मूंदा बीबी के जिस्म पर जो बच्चे कुचे कपड़े थे वो 18 साल शबाना के कैसे हो सकते थे। अब पुलिस को शबाना की तलाश थी। शब्बीर ने देखा कि पुलिस एहलकार सर जोड़कर बैठे हुए थे। राइट। जमाल एक बात तो बताओ, जहां से लाश मिली है शाहिद का घर भी तो वहां कहीं करीब है। बिल्कुल ठीक है ना सर आप। तुम एक काम करो, शाहिद को ट्रेस करो और उसका नंबर CPLC में दो और उसकी लोकेशन ट्रेस कराओ और ये काम जल्द से जल्द कराओ। राइट सर। पुलिस ने किसी तरह शाहिद का नंबर हासिल किया और उसकी लोकेशन चेक की जाने लगी। सर CPLC से कॉल आई थी सर, शाहिद की लोकेशन अहमदनगर आ रही है सर। मोबाइल निकालो, हमें फौरन चलना है। राइट सर। पुलिस एहलकार बिजली की सी फुर्ती के साथ थाने से निकले। फिर पुलिस मोबाइल एक घर के पास जाकर रुक गई। शाहिद अपनी छत पर खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि पुलिस उसकी तलाश में वहां आई थी। शाहिद कमाले महारत से पाइप के जरिए पिछली गली में कूद गया और दौड़ता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। रात का वक्त था, गली के दूसरी तरफ सन्नाटा था। अचानक एक रक्षा वहां से गुजरा तो शाहिद उसे रोककर बैठ गया और वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। उधर पुलिस ने पहले तो दरवाजा खटखटाया और जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो पुलिस दरवाजे को लात मारकर अंदर दाखिल हो गई। मकान अंदर से खाली था, लेकिन पुलिस को एक कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया था। पुलिस ने उस कमरे के दरवाजे को धक्का देकर खोला तो सामने एक लड़की सहमी हुई बैठी थी। शाहिद कहाँ पे? मुझे नहीं पता। तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? शबाना। शबाना? अनवरी की बेटी है तुम? जी हाँ। शायद तुम्हें अगवा करके लाया है? नहीं, वो मुझे अगवा करके नहीं लाया, हम बस शादी करने वाले थे। एक काम करो, इसे थाने ले चलो, बाकी बातें वहीं पे होंगी। चलो बीबी, चलो खड़े हो। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। बीबी, आपने कपड़े बड़े ओल्ड फैशन के पहने हुए। ओल्ड फैशन पसंद है क्या आपको? जी नहीं, ये मेरी अम्मी के कपड़े। लेकिन तुम्हारी अम्मी तो कह रही थी तुम अपने कपड़े पहनकर रात 2 बजे गई थी, और वो भी हरे रंग के। वो मैंने तब्दील कर लिए थे। कब और कहाँ? शाहिद के घर पे। क्यों? क्योंकि मुझे ना उलझन हो रही थी उन कपड़ों में। बीबी, अब तक तो हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, सच सच बता दो कि सुंदर बीवी के जिस्म पर तुम्हारे कपड़े कैसे आए थे? पुलिस हकायक के तकरीबन नजदीक पहुंच चुकी थी और फिर थोड़ी देर के बाद शबाना ने सच उगल दिया था, जो इस तरह था। शबाना आधी रात को घर से निकली और सामने गली में खड़ी शाहिद की मोटरसाइकिल पर बैठ गई थी। फिर शाहिद ने मोटरसाइकिल एक पुरानी हवेली के अहाते के पास रोकी थी। करीब ही उसका घर था जहां वो शबाना को लेकर गया था। शबाना को घर में छोड़ने के बाद वो दोबारा मोटरसाइकिल चलाता हुआ एक घर में गया और जब वो वापस आया तो उसकी मोटरसाइकिल पर एक 60 साला औरत बैठी हुई थी। ये 60 साला मूंदा बीबी थी, जो शाहिद की फूफी थी और जहनी तौर पर माजूर थी। शाहिद अपनी जहनी माजूर फूफी को लेकर शबाना के पास आया। शबाना फूफी को लेकर दूसरे कमरे में चली गई और जब वो दोनों कमरे से बाहर निकली तो एक दूसरे के कपड़े पहने हुए थीं। ये सारा का सारा ड्रामा शाहिद ने इसलिए रचाया था क्योंकि शबाना की मां ने शाहिद को धमकी दी थी कि अगर शाहिद ने शबाना का पीछा ना छोड़ा तो वो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देगी। शबाना की मां की इस धमकी के बाद शाहिद के शैतानी जहन ने मंसूबा बनाया कि वो अपनी जहनी माजूर फूफी को शबाना के कपड़े पहनाकर कत्ल कर दे।
और उसकी लाश जलाकर अहाते में फेंक दे, ताकि शबाना की मां को यकीन आ जाए कि उसकी बेटी मर चुकी है और शबाना को खामोशी से वो ले उड़े। शाहिद अपने मंसूबे पर अमल दरामद करके फरार हो गया था, लेकिन शबाना के पकड़े जाने के बाद उसने खुद थाने में जाकर गिरफ्तारी दे दी थी। और ये है वो शैतानी जहन, और ये है शबाना। उधर मुंदा बीवी के घर में सफेद मातम बिछी हुई थी और पूरा घर सोग में डूबा हुआ था। ये है वो मनाजिर। तफ्तीश के दौरान वो जो लड़की थी जो पहले बन रही थी कि ये शबाना की लाश है, तो वो शबाना, उसको हमने शामिल तफ्तीश किया, वो हमें मिल गई। उसके बाद वो शबाना के कुछ तल्लकात, नाजायज़ तल्लकात एक शाहिद नाम के लड़के थे, तो उन दोनों को हमने वो शामिल तफ्तीश किया। शामिल तफ्तीश करने के बाद पता चला शाहिद की पुप्पी थी जो बेचारी मजजूब थी, तो ये शायद उसे अपने घर से लेके आया इस शबाना के साथ, यहाँ पे ला के उसको पहले गला दबा के मारा, उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल फेंका, पेट्रोल फेंकने के बाद उसको जला दिया, आग लगा दी। शब्बीर का कहना है एक जहनी माजूर औरत, और वो भी सगी रिश्तेदार को अपनी गरज की भेंट चढ़ाकर बेदर्दी से हलाक करने वाले सफाक कातिल से किसी किस्म की रियायत न बरती जाए, उसे करारे वाकई सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कलर सैदा में एक ऐसी औरत को देखा है जो अपने शौहर से खुश नहीं थी। शौहर अपनी बीवी को तलाक दे चुका था, लेकिन दोनों के दरमियान अब तक अलहदगी नहीं हुई थी। और यह वाकया कुछ इस तरह है। अरशद बेफिक्री से टैक्सी चला रहा था कि अचानक उसकी नजर एक 8 साला बच्ची पर पड़ी जो सड़क क्रॉस कर रही थी। अरशद ने बच्ची को देखते ही जोरदार ब्रेक लगा दी, जिससे टैक्सी एक झटके से रुक गई, लेकिन बच्ची घबराकर सड़क पर गिर गई। अरशद तेजी से टैक्सी से उतरा और आगे बढ़कर बच्ची को सड़क से उठा लिया। बच्ची के कपड़े झाड़े, उसको दिलासा दिया और फिर उसके घर का पता पूछने लगा। बच्ची ने इशारे से घर का पता बताया तो अरशद बच्ची को गोद में लेकर एक दरवाजे पर पहुंच गया। अरशद ने दरवाजे की घंटी बजाई तो बच्ची की मां ने दरवाजा खोल दिया और फिर हैरानी से अपनी बच्ची को देखने लगी। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? आप कौन है? अरे बस ये सड़क क्रॉस कर रही थी, बचत हो गई। आप सदका दे दीजिएगा इसका। मैं टैक्सी ड्राइवर अरशद हूँ। आसिया बच्ची को गोद में लेकर प्यार कर रही थी और टैक्सी ड्राइवर बच्ची की मां को नजर बचाकर देख रहा था। अल्लाह का शुक्र है, शुक्रिया, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। आइए अंदर आइए ना। जी नहीं, मैं बस चलता हूँ। अच्छा, बच्चे जब खेल रहे हो ना तो उनका जरा ध्यान रखा जाए। कौन रखेगा इनका ध्यान? साल 6 महीने में तो इनके पापा घर आते हैं, सब मुझे ही देखना पड़ता है। बच्ची के बाप की गैर मौजूदगी की इत्तला जानकर तो अरशद के जिस्म में अनजानी ख्वाहिशात, तवक्कुआत की चींटियां सी रेंगने लगी। वैसे आपकी बच्ची है बहुत प्यारी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे पानी पीकर जाइएगा, आइए ना अंदर। आओ। अच्छा। अरशद की तो जैसे मुराद ही बराई हो, अंदर चला गया। आसिया बच्ची को बैठक में छोड़कर पानी लेने चली गई और अरशद बच्ची से खेलने लगा। आसिया पलटी तो अरशद बच्ची से खेल रहा था। ये लीजिए पानी। शुक्रिया, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों छोटी हैं। अरे जाहिर है, आप कौन सी इतनी बड़ी हैं जो आपके बड़े बड़े बच्चे होंगे। वैसे बच्चे मुझे भी बहुत पसंद हैं। वैसे आपके कितने बच्चे हैं? अरे मेरी शादी होगी तो मेरे बच्चे होंगे ना। ओहो चले भाई, शादी भी हो ही जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वैसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो फिर अच्छे लोगों को आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जब आपका जी करे आप आ जाया करें। ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ओके बेटा, अब आप बाहर मत खेलना, ठीक है? बाय बाय। अच्छा जी।
अरशद मुस्कुराता हुआ आसिया से रुखसत ले रहा था और उस वक्त उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए पसंद की चमक नजर आ रही थी। आसिया की शादी 10 साल पहले अपने खालाजाद से हुई थी। फिर ये लोग कलर सैदा से चकवाल मुंतकिल हो गए थे। अरशद टैक्सी ड्राइवर था, गैर शादीशुदा था और अब आसिया की जुल्फों का असीर हो गया था। शौहर की गैर मौजूदगी में वो आसिया के घर में अपना वक्त गुजारता था। शब्बीर ने देखा कि अरशद की टैक्सी आसिया के दरवाजे पर रुकी तो आसिया की बच्ची जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई और दौड़कर टैक्सी के पास पहुंच गई। अरे कैसी हो मुन्नी, ठीक हो? और क्या हो रहा है? अंकल आज हमने घर पर बिरयानी पकाई है। अरे वाह भाई, फिर तो हम मजे से मिलके खाएंगे, ठीक है? मुझे बिरयानी पसंद नहीं है, मैं तो टॉफी खाती हूँ। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए टॉफियां लेके आया हूँ, लो चले अंदर। अरशद बच्ची को गोद में लिए बैठक में पहुंचा तो आसिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। आ गई भाई तुम? बहुत शिकायतें की होंगी इससे, है ना? अरे नहीं, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। बहुत प्यारी, नाक में दम करके रखती है मेरा। खड़े क्यों हो, बैठो ना। अच्छा जी, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो और ये हार तुम पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल लिया था शादी पर जाने के लिए। तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है और तुम इतना लेट आए हो, ठंडा हो रहा है खाना। अरे बाबा, मुझे क्या पता था कि तुमने मेरे लिए बिरयानी बनाई है। चलो तुम जाकर सो, चलो जल्दी सो, चलो। मम्मा मुझे खेलना। अरे अच्छा भाई ठीक है, मुन्नी मेरे साथ खेलेगी, ठीक है? तुम जाओ। चले ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। आओ भाई बैठो। शब्बीर ने देखा कि आसिया डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने में मसरूफ थी और अरशद बच्ची से खेल रहा था। ठीक है मुन्नी, अब मैं हर छुट्टी वाले दिन आऊंगा और आपको खूब घुमाऊंगा, सही है? ये लीजिए भाई गरम गरम खाना। चलो भाई खाना खाओ। चलो भाई मुन्नी चुन्नी आ जाओ। नहीं खाना। क्यों भाई, क्यों नहीं खाना? बच्ची माँ के पास आने के बजाय भाग गई और आसिया मुस्कुराने लगी। फिर वो डाइनिंग टेबल पर आई, अरशद के लिए प्लेट में खाना निकालने लगी। देखो ऐसे करती है ये। चले आप तो खाएं खाना। यार एक तो ये तुम्हारी मुन्नी सोती बहुत देर से। सही कह रहे हैं आप, इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती, बहुत मुश्किल से सोती है। यार कोशिश किया करो कि इसको जल्दी सुला दिया करो, छोटी बच्ची है, उनकी सेहत खराब हो जाती है। आसिया ने मुस्कुराते हुए मानी खेज नजरों से अरशद की तरफ देखा और फिर इठलाते हुए दूसरे कमरे में चली गई जहां उसकी बच्ची खिलौनों से खेलने में मसरूफ थी। आसिया ने बच्ची को गोद पर लिटा दिया और उसे थपक कर सुलाने की कोशिश करने लगी। बच्ची सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर आसिया उठी और पानी के गिलास में नींद की दवा खोलकर बच्ची के पास पलट आई। आप मेरी प्यारी सी बेटी हो ना, चलो जल्दी से दवा पी लो वरना बीमार हो जाओगे। ठीक है, जल्दी से लेटो, आपको नींद आ जाएगी। चलो जल्दी से लेट जाओ, लेटो पैर सीधे करो। बच्ची दवा पीते ही गहरी नींद में चली गई। आसिया ने कमरे का दरवाजा आहिस्ता से बंद किया और जब वो दूसरे कमरे में आई तो अरशद आंखें बंद किए हुए मोबाइल पर अपनी पसंद का गाना सुन रहा था। जिंदगी धूप तुम घना साया। आसिया ने मोबाइल ऑफ कर दिया तो अरशद ने चौंक कर आंखें खोल दी। फिर उन दोनों ने इशारों में सवाल जवाब किए और जब आसिया ने उसे बताया कि बच्ची सो चुकी है तो अरशद ने इत्मीनान का सांस लेते हुए सोफे से सर टिका लिया। आसिया के शौहर को अपनी बीवी और उसकी आशना के दरमियान मुमय्यना ताल्लुकात का पता चला तो घर में भूचाल सा आ गया। आसिया ने अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया क्योंकि अरशद ने यकीन दिलाया था कि अगर वो तलाक लेगी तो वो आसिया से शादी करेगा। आसिया का शौहर छुट्टियां गुजारकर वापस अपनी नौकरी पर जा चुका था और आसिया अरशद को सूरत हाल बताने के लिए फोन कर रही थी, मगर अरशद का फोन बंद जा रहा था। उस रात शब्बीर ने देखा कि आसिया मुसलसल फोन मिला रही थी। फिर उसने राब्ता न होने पर अपना फोन दीवार पर दे मारा। वो पागलों की तरह कमरे में टहल रही थी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ जैसे अरशद ने उसे धोखा दिया हो। आसिया मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी। उसका सांस फूला हुआ था
ये अरशद की कॉल। समझता है तू? हाँ, मुझे धोखा देगा? हाँ, और मैं तुम्हारी इन बातों में आ जाऊंगी? ना ही मैं खुद चैन से जीऊंगी और ना ही मैं तुझे चैन से जीने दूंगी, समझा तू? पागल समझता है मुझे? इस वाकये के बाद आसिया तकरीबन नीम पागल सी होकर रह गई थी। फिर एक दिन शब्बीर ने देखा कि आसिया ने रो रो कर पूरा महल्ला जमा किया हुआ था। उसके शौहर ने खुदकुशी कर ली थी और उसकी लाश कमरे के पंखे में झूल रही थी। महल्ले पड़ोस की औरतें आसिया को तसल्ली दे रही थी, जो रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। पुलिस आसिया के शौहर की खुदकुशी की मुअम्मे को हल करने की कोशिश कर रही थी और जल्दी पता चल गया कि आसिया के शौहर ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसे कत्ल किया गया था। आसिया से पूछगछ की गई तो उसने सब कुछ उगल दिया कि वही अपने शौहर की कातिल थी। हुआ ये था कि एक दिन जब आसिया का शौहर घर में दाखिल हुआ तो आसिया ने शौहर को दूध में ज्यादा मिकदार में ख्वाब आवर दवा मिलाकर पिला दी थी, और जब उसके बावजूद शौहर की मौत वाक़ई न हुई तो उसने एक मंसूबे के तहत अरशद को फोन करके बुला लिया था। अरशद ने करीबी रखे गमले से आसिया के बेहोश शौहर को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर दोनों ने उसके मुंह पर तकिया रखकर उसकी सांस बंद कर दी थी। पकड़े जाने के बाद अरशद का कहना था कि वो बेगुनाह था। मैं किधर गई है जड़ा मैं आउंदी पई हां, मैं उत्ते ना दे सीढ़ियां चढ़ के खब्बे हथ कमरा एक बनदा पिया जिदे विच एक सिर्फ चारपाई पई हुई है ते या कोई सामान पे गया बिल्डिंग मटेरियल दा, उस अलावा चीज को नहीं देगी। मैं उत्थे मान के बैठा ये आई है, इसको मैं पूछा मैं कि गुलदान की कंटोटे जड़ा उस दा ड्रेसिंग ते शीट पे गई ते बच्चे दाढ़ी खेडदे तो मैं उन्होंने नींद वालियां गोलियां दे छोड़ियां। औरत बेहद जनूनी जी है, जेड़ी गल सोच गिंदी है वो कर आंदी है। और ये है आसिया जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। ये अपने हस्बैंड को कत्ल करने के बाद आपका क्या प्लान था? यही अरशद ने बोला था कि हम शादी कर लेंगे। शादी कर लेंगे? अरशद पहले शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? जो उसने मुझे बताया उस के मुताबिक वो नहीं, शादीशुदा नहीं। आपसे शादी का प्रोग्राम था? जी। शब्बीर का कहना है कि क्या सच है और क्या झूठ, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी और कातिल का भी तायुन हो जाएगा। लेकिन शब्बीर का कहना है कि जो कुछ हुआ अफसोसनाक हुआ। इसको हवस के इस खेल ने 2 घरों को बर्बाद करके रख दिया। शब्बीर को उम्मीद है कि कातिल सजा से नहीं बच सकेंगे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो शब्बीर ने डेरा गाजी खान के नवाई इलाके में एक लड़की को देखा है जिसकी जिंदगी ने अचानक पलटा खाया था, और ये नतीजा था एक रॉन्ग कॉल का। आप भी देखिए। शाहिदा नामी लड़की कपड़े धो रही थी जो एक बड़े से टब में भीग रहे थे, और वो एक एक कपड़ा निकालकर उसे डंडे से पीटती जाती, फिर निचोड़कर एक तरफ रख देती। इस दौरान उसके फोन की घंटी बजी तो उसने दुपट्टे से अपने हाथ खुश्क किए और अपने कुर्ते की जेब से मोबाइल निकालकर कानों से लगा लिया। उधर से कोई अजनबी बोल रहा था। शाहिदा हैरत से अजनबी की बातें सुनती रही और इनकार में सर हिलाती रही, और फिर कॉल काटकर उसने फोन दोबारा अपने कुर्ते की जेब में रख लिया और अपने काम में मसरूफ हो गई। ये डेरा गाजी खान के नवाई गांव खाकी की रिहायशी 18 साल शाहिदा थी, जो मैट्रिक की तालिबा थी, जिसकी रॉन्ग कॉल पर डेरा गाजी खान के जहांजेब नामी लड़के से दोस्ती हो गई थी। जहांजेब की तो जैसे लॉटरी निकल आई थी। शाहिदा से रॉन्ग नंबर पर दोस्ती के बाद जहांजेब अपने दोस्तों को जरा जरा सी बात बताया करता था। वो शाहिदा को फोन करता और कभी कभी शेखी मारने के लिए अपने दोस्तों को भी शाहिदा की बात सुनवा दिया करता था। अच्छा शाहिदा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जहांजेब ने फोन बंद किया तो उसका दोस्त उसे हैरत से देखने लगा। यार आवाज तो बड़ी अच्छी है। हाँ यार, मैं तो इसके इश्क में पागल हो गया हूँ। इसके सिवा मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। अबे तूने देखा भी है इसे? कहीं आड़ी टेढ़ी ना निकल आए, वरना तेरी तो गई पूरी जिंदगी। अबे तेरी तो ज़बानी बहुत काली है। और बेफिक्र रह, तेरे ख्वाबों से भी ज्यादा खूबसूरत है वो। चल खैर,
क्या सोचा तूने? सोचना क्या है यार, बस शादी करूंगा उसके साथ। और उसके घर वाले नहीं माने तो? भगा के ले जाऊंगा। ओ भाई, ओ पागल मत बन, समझा ना? उसके घर वाले देहाती हैं, काट के खा जाएंगे तुझे। बेवकूफियां करता है। तुझे क्या पता है क्या चीज होती है? तू जा अपना काम कर और मैं भी जाके जरा बैलेंस डलवाऊं। आज पूरी रात बात करनी है उससे। दोस्त कहकहा मारता हुआ रुखसत होने लगा और जब जहांजेब जाने के लिए मुड़ा तो ठोकर खाकर गिर पड़ा। दोस्त ने पलट कर देखा और एक जोरदार कहकहा लगाकर रफू चक्कर हो गया। जहांजेब और शाहिदा की दोस्ती शदीद मोहब्बत में तब्दील हो चुकी थी और अब इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। उस दिन शब्बीर ने देखा कि स्कूल की छुट्टी हुई तो शाहिदा भी दूसरी लड़कियों के साथ स्कूल से बाहर निकली। बाहर निकलकर वो एक तरफ होकर खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में जहांजेब मोटरसाइकिल लेकर स्कूल के गेट पर पहुंच गया। शाहिदा ने नकाब से चेहरा छुपाया हुआ था। जहांजेब को देखकर शाहिदा खुद आगे बढ़ गई। पहचाना नहीं मुझे? कैसे पहचानता? तस्वीर तो भेजी नहीं थी तुमने। देखो मैंने पहचान लिया तुम्हें। हाँ वो इसीलिए तो मैंने तस्वीर भेजी थी। आओ चलो चलते हैं। कहाँ जाएंगे हम? मेरी बहन के घर पे बात कर ली है मैंने। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बैग क्या है तुम्हारा? वो तो मैंने अपने दोस्त के हाथ भिजवा दिया। अच्छा चलो ठीक है, आओ बैठो। शब्बीर ने देखा कि शाहिदा जहांजेब की मोटरसाइकिल पर इस तरह बैठी थी जैसे अपने शौहर के साथ जा रही हो। थोड़ी देर में जहांजेब ने एक घर के सामने मोटरसाइकिल रोकी और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। आ जाओ, मेरी बहन का घर है। आ जाओ। बाजी, बाजी कहाँ रह गई यार? शाहिदा हैरानी की तस्वीर बनी अंदर पहुंची तो जहांजेब की बहन बाहर आती दिखाई दी। क्या हुआ जहांजेब? ये लड़की कौन है? बाजी ये शाहिदा है, काकी में रहती है। तो बाजी मैंने उससे निकाह करना है। शाहिदा अपना ही घर है, नकाब उतार दे। शाहिदा ने बगैर सोचे समझे चेहरे से नकाब उलट दिया। जहांजेब का मुंह अपनी बहन की तरफ था इसलिए वो शाहिदा का चेहरा नहीं देख पाया। शाहिदा का चेहरा देखकर बहन ने बुरा सा मुंह बनाया मगर अपने तासुरात छुपाने की कोशिश करने लगी। देखो जहांजेब, एक तो तुम लड़की उठा के ले आए और मेरे सामने कह रहे हो कि मुझे निकाह करना है। मैं तो इस मामले में नहीं बोल सकती। जो भी बात करनी है तुम बड़े भैया से बात करना। लेकिन बाजी जहांजेब बहन की बात सुनकर खामोश हो गया। उसने मायूसी के आलम में पलटकर जब शाहिदा की तरफ देखा तो उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। शाहिदा एक मामूली सी शक्ल सूरत की लड़की थी जबकि जहांजेब ने उसे पता नहीं कौन सी हूर परी समझ लिया था। शाहिदा का चेहरा देखकर जहांजेब के इश्क का भूत भी तेजी से उतरने लगा था मगर अब तो तीर कमान से निकल चुका था। शाहिदा जहांजेब के कहने पर घर से भाग आई थी। निकाह के बगैर अब कोई चाराकार ना था। शब्बीर ने देखा कि जहांजेब शाहिदा का हाथ मोहब्बत से थामे इंतहाई मायूसी के आलम में बहन के घर से निकल रहा था। घर से निकलकर वो मोटरसाइकिल के पास खड़ा काफी देर तक कुछ सोचता रहा। अब क्या होगा जहांजेब? नहीं, कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारा हाथ थामा है तो छोड़ूंगा तो नहीं। हाँ बेटा। जहांजेब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल चला रहा था जैसे उसका जहन बोझल हो गया हो। फिर उसने एक जगह मोटरसाइकिल रोकी। शाहिदा मोटरसाइकिल से उतर आई। क्या हुआ जहांजेब, गाड़ी क्यों रोक दी? हाँ वो पेट्रोल खत्म हो गया शायद। तुम यहीं रुको, मैं पेट्रोल भरवा के आता हूँ। यहाँ करीब में ही पेट्रोल पंप है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया।
शाहिदा हैरानी से जहां ज़ेब का मुंह तकने लगी और जहां ज़ेब दूर तक मोटरसाइकिल को खींचता हुआ ले गया। थोड़ी दूर जाकर उसने पलट कर देखा तो शाहिदा किसी और तरफ देख रही थी। जहां ज़ेब ने मोटरसाइकिल को किक लगाई और आनन फानन ये जा वो जा हो गया। काफी देर तक जब जहांज़ेब वापस न आया तो शाहिदा का माथा ठनका। उसने जहांज़ेब को फोन मिलाया मगर फोन बंद था। अब शाहिदा के हाथ पांव फूल गए। वो सर पकड़कर सड़क के किनारे बैठ गई। सामने से गाड़ियां गुजर रही थीं। शाहिदा ने एक भरी हुई सुजुकी को हाथ दिया और फिर उस पर सवार हो गई। जहांज़ेब शाहिदा को सड़क के किनारे छोड़कर फरार हो गया था। एक तरफ तो उसे घर वालों का खौफ था और दूसरी तरफ उसको शाहिदा की सूरत बिल्कुल पसंद नहीं आई। शाहिदा सुजुकी से उतरकर सीधा इलाके के एक जमींदार के घर मदद के लिए पहुंच गई। शब्बीर ने देखा कि शाहिदा एक बड़े से फाटक पर दस्तक दे रही थी। चौकीदार ने दरवाजा खोला तो शाहिदा ने जमींदार से मिलने के बारे में बताया। चौकीदार शाहिदा को अंदर ले गया और उसे बड़े से आंगन में छोड़कर खुद अंदर चला गया। थोड़ी देर में जमींदार बाहर निकल कर आया तो उसने शाहिदा के सर पर शफकत से हाथ रखा, उसकी दुख भरी दास्तान सुनी और उससे मदद का यकीन दिलाते हुए पुलिस को इत्तला कर दी, जिसने शाहिदा के वालिदैन की तलाश शुरू कर दी थी। ये है वो लड़की जो मोहब्बत के झांसे में घर से भाग निकली थी। एक लड़का था साहिल, उसने रॉन्ग नंबर के जरिए हमारी बात हुई एक दूसरे के साथ। फिर उसने कहा कि हम शादी करते हैं। फिर वो मुझे स्कूल से ले आया कि हम शादी करते हैं। फिर यहाँ आके उसने मुझे छोड़ दिया टीची खान में। अब मैं घर भी नहीं जा सकती, तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कीजिए। पुलिस ने शाहिदा के माँ बाप को तलाश करके शाहिदा को उनके हवाले कर दिया था, लेकिन शब्बीर को खदशा था कि शायद घर से भागने पर शाहिदा के माँ बाप कहीं उसे गैरत के नाम पर कत्ल न कर दें। शब्बीर ने देखा कि शाहिदा अपने गांव वाले घर के एक कच्चे से कमरे में सहमी सहमी बैठी थी कि इस दौरान उसका बाप कमरे में दाखिल हुआ। खाना खाया बेटा? नहीं अब्बा, भूख नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। अब्बा जी मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई। हाँ बेटा, इंसान खता का बदला है, इंसान से गलती होती है। लेकिन तू फिक्र मत कर, तू अपने घर में, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह बड़ा बादशाह है। शब्बीर को मालूम हुआ है कि शाहिदा के वालिदैन ने बेटी को मुरीद इल्जाम ठहराने के बजाय उसकी भूल पर उसे माफ कर दिया था और ये वादा भी कर लिया था कि अगर जहांज़ेब ने बाकायदा रिश्ता भेजा तो वो अपनी बेटी की इज्जत व आबरू के साथ शादी कर देंगे। लेकिन शब्बीर ने देखा कि जब माँ बाप उसे तसल्लियां दे रहे थे तब जहांज़ेब का नाम सुनकर शाहिदा के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर रहे थे, जैसे कह रही हो, अरे ओ बेवफा, बता क्या यही है वफाओं का सिला। दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं, दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं। हर नए मोड़ पे एक ज़ख्म नया देते हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची।